हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है हमारा भारत का संविधान। हम लोग आज भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो वैसे पढ़ेंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है और थोड़ा सा डिटेलिंग करते हुए चलेंगे। मेरा जो सोर्स है वो एम लक्ष्मीकांत का है, ठीक है। और कुछ अन्य स्रोत भी है जहाँ से मैंने इसको बनाया है वीडियो, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते चलते हैं, है ना। ये एम लक्ष्मीकांत का ही बुक से लिया हुआ कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उन शक्तियों का तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता का तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। मतलब समझने का अर्थ यह है कि संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से बंधा हुआ है, एक दस्तावेज टाइप कह सकते हैं, ठीक है। संक्षेप में अगर संविधान के अर्थ का उल्लेख करें तो उसी कानून का दस्तावेज है जिसके द्वारा प्रजातंत्र व्यवस्था में शासन चलाया जाता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि संविधान एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अगर देखें आगे इसमें पढ़ें तो यहाँ क्या है, तो संविधान आधारभूत नियमों और कानूनों का संग्रह होता है। ये सब इसकी परिभाषाएं हैं और उनके अर्थ वगैरह हैं, ठीक है। संविधान से आशय मौलिक कानूनों से है कि उस संग्रह से है जिसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं तथा शासन चलाया जाता है, ठीक है। एक अब्राहम लिंकन द्वारा एक संविधान के बारे में बोला है, संविधान जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन होता है। ये एक परिभाषा है उसका, ठीक है। इसमें मैंने इंक्लूड नहीं किया है, बस आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर चलिए देखते चलते हैं यहाँ पर क्या है और कैसे है करके। तो इस पहले हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ संविधान, मतलब संविधान बनने के कैसे कैसे उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते चलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। सबसे पहले अगर देखें तो भारत में क्या हुआ, जो ब्रिटिश आए तो वह कब आए थे, 1600 ईस्वी में, नहीं 1599 ईस्वी में आए, लेकिन 1600 ईस्वी में इनको क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ये व्यापार करने प्रारंभ कर दिए। तो जब ये 1599 में आए तो कब आए थे, क्या करके आए थे, तो एक मर्चेंट कंपनी बनकर आए थे। फिर यहाँ आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। फिर देखिए महारानी एलिजाबेथ के द्वारा प्रथम के द्वारा चार्टर एक्ट जारी किया और उसके द्वारा भारत को क्या कर दिया, व्यापार करने के लिए विस्तृत अधिकार प्राप्त कर लिए, ठीक है। फिर ये क्या हुआ, उसके बाद आगे चलता गया, प्रोसेस चलता गया। फिर क्या हुआ आपका, इन्होंने भारतीय संस्कृति या भारतीय राजाओं पर हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, है ना। क्योंकि इन लोगों ने देखा कि यही तो अपने पिता को ही मार दे रहा है ना। यही इतिहास रहा है हमारा। तो यहाँ ये इन सबका फायदा उठाकर क्या कर दिया इन्होंने, भारतीय राजनीति में या भारतीय शासन में क्या किया, अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया। फिर आगे यही प्रोसेस होते हुआ फिर आकर बहुत सारा युद्ध होने लगा। फिर 1764 के 1757 का पहले क्या बोलते प्लासी का युद्ध हुआ। तो प्लासी के युद्ध में थोड़ा सा इन लोगों ने जीत प्राप्त करने के बाद इन लोगों को थोड़ा सा उत्साह बढ़ गया कि हम लोग यहाँ पर शासन कर सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 1764 में क्या हुआ, बक्सर के युद्ध, और बक्सर के युद्ध ने ही क्या कर दिया, इनमें अंग्रेजों के जो ब्रिटिशर्स के लिए भारत में शासन करने के लिए एक क्या कहते हैं, चाबी की तरह कार्य किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ, आपका ये शासन प्रारंभ हो गया। और जैसे ही वहाँ से शासन करने के बाद अगर चर्चा करें तो आगे धीरे धीरे हमारे यहाँ भी शोषण करने लग गए, लोग शोषण करने लग गए। तो हमारे भारतीय संस्कृति में भारत के लोग क्या करने लगे, उन लोगों में विद्रोह की भावना उत्पन्न शुरू हो गई, है ना। फिर 1758 का विद्रोह हुआ, है ना। फिर उसके बाद 58 के विद्रोह के बाद लगातार कंटिन्यू आंदोलन हुए, है ना। इसके कारण क्या हुआ, फिर 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो भारत तो आज़ाद हो गया, फिर उसके बाद भारत में शासन कैसे होगा, तो भारत में शासन कैसे होगा, इसलिए, है ना। तो आज़ाद होने से पहले ही सन 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा के गठन के साथ साथ उन्होंने क्या कर दिया, हम लोग इसी संविधान के आधार पर भारत का शासन चलाएंगे बोला। लेकिन इससे पहले भी इन्होंने, इनका आधार क्या था, संविधान सभा बनाने के आधार क्या था, उनमें क्या क्या उल्लेख हुआ था, इसको क्या क्या बेसिस माने गए, तो इसके लिए हम लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है इनके बारे में, है ना। अभी देखते हैं, चलिए इसके बारे में क्या हुआ। देखिए फिर मैंने बताया यहाँ पर कि भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति के साथ ही भारतीय शासन को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, मैंने बताया ना, ठीक है। और सन 1946 में संविधान सभा का क्या किया गया, गठन किया गया। परंतु ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता के पूर्व अनेक अधिनियम और चार्टर अधिनियम और नियम लागू किए गए जो कि भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बारे में विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित 2 शीर्षकों के अंतर्गत करते हैं। मैंने बताया ना कि संविधान के निर्माण के लिए आधार क्या था, ये सब इसके लिए इन्होंने क्या कर दिया था, ये माना गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे यहाँ पर क्या हो रहा है ना। तो यहाँ देखिए 2 प्रकार से पढ़ेंगे इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो एक पढ़ेंगे क्या, कंपनी का शासन, जो कि आपका कब रहा, 1773 से 1858 था, ठीक है। फिर 1858 से सम्राट 1947 तक सम्राट का शासन रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं, फिर पहला पढ़ेंगे कंपनी का शासन, है ना। तो कंपनी का शासन के बारे में अगर चर्चा करें तो ये 1773 से 1858 में जितने भी एक्ट लागू हुए ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो पहला आएगा 1773 के बाद 1781, 81 के बाद 84, फिर 84 के बाद आपका 1792,
ऐसे करके आगे ये 1793 के बाद 1813, 1813 के बाद 1833, 33 के बाद 1853, फिर 1858। ये 5-7 टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन बने तो कैसे बनेगा, यहाँ से हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, सर्वप्रथम एक यही था, है ना। तो यहाँ देखिए इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था, क्योंकि संवैधानिक महत्व था क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए दिशा में किया गया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया एक पहला कदम था, ठीक है। जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग देख रहे हैं तो ये पहला बैकग्राउंड, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा भद्दा हो रहा है ना ये, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। हाँ चलिए, ठीक है, ये हो गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता दिया, ठीक है। कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक मामलों का अनुकूल, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। और अगर चर्चा करें तो इसी के द्वारा केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। तो कैसे नींव रखी गई, इसको बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ पास देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसकी विशेषता में पता चल जाएगा कि कैसे केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। तो देखिए इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया या पदनाम दे दिया गया, ठीक है। एवं उसकी सहायता के लिए क्या किया दोस्तों, 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, ठीक है। ये आपका जो हाईलाइट है डार्क कलर में है वही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए परिषद 4 सदस्यीय परिषद का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया, ये आपको इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। बंगाल का गवर्नर जनरल ये है, और ये तो पूछा ही गया है जो क्वेश्चन, ऐसे पहले गवर्नर कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में देखें भारत के गवर्नर जनरल में, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट जब आधुनिक भारत के इतिहास क्लास स्टार्ट करेंगे ना, तो यहीं से करेंगे, मैंने यहाँ ये जो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी टॉपिक को उठाते चलेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में, और डिटेलिंग करते चलेंगे, और साथ साथ शॉर्टकट भी करेंगे, मतलब आपको जैसे याद हो जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है, इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मैंने बोला ना केंद्रीय शासन की नींव यहीं पर से रखी गई। तो कैसे, तो पहले मद्रास, बंबई और बंगाल तीनों अलग अलग थे, लेकिन अब इस अधिनियम के तहत क्या कर दिया, मद्रास और बंबई के जो गवर्नर है या मुंबई के, उसको क्या कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसलिए यहाँ पर जो बंबई और मद्रास के जो बंगाल के जो गवर्नर के शासन के अधीन कार्य करने लगे, उसकी बात मानने लगे, अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। फिर देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत अगर देखें तो कोलकाता में 1774 ईस्वी में क्या किया गया, एक उच्चतम न्यायालय की क्या किया गया, स्थापना किए गए, जिनमें एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे, ठीक है। तो इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एलिजा इम्पे थे, और 3 अन्य जो थे उनका नाम आप जानेंगे तो भी ठीक है, नहीं जानेंगे तो भी ठीक है। मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पकड़ा है, इसलिए इसके पहले न्यायाधीश को याद रखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बना है, ठीक है। बाकी 3 अन्य के भी हैं, लेकिन मैंने वो नहीं किया है। अगर किसी को पता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया। समझ में आ रहा है, मतलब भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया। किसी बुक में अगर देखें तो ये 1773 के एक्ट में नहीं आता है, किसी और एक्ट में डाल दिया रहता है इसको, ठीक है। लेकिन ये आपका एम लक्ष्मीकांत का बुक से लिया गया है। आप इसको एक फैक्ट सोर्स के रूप में माने, अगर देखें यूपीएससी या सीजीपीएससी का देखें तो एम लक्ष्मीकांत का बुक बहुत रिफर किया जाता है, ठीक है। तो मैंने भी वहीं से इसको उठाया है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डार्क में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैंने आपको दिखा है, ठीक है। इसको मैं इसके टॉपिक कंप्लीट होते ही हम लोग क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर क्या कर दिया, निरंतर सशक्त हो गया, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यहाँ से शुरू किया गया, ठीक है। फिर देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। फिर 1781 में एक अधिनियम आया जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 का संशोधन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को दूर करने के लिए या ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1781 में संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून या एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, बंदोबस्त कानून के नाम से किसे जाता है करके, ठीक है। इसको याद रखिएगा आपको। इस कानून की क्या है, निम्नलिखित विशेषताएं थी, ये देखिए। तो इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह क्या बोल रहा है, तो इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। मतलब पहले गवर्नर जनरल और काउंसिल दोनों क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होते थे, लेकिन अब इन तीनों को अलग अलग कर दिया। अगर देखें तो सर्वोच्च न्यायालय अलग हो गया, काउंसिल अलग हो गया, और गवर्नर जनरल अलग हो गया, ठीक है। इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब जो राजस्व संबंधी मामले हैं या उनसे जुड़ी कुछ कर व्यवस्था वगैरह है, उनसे क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। मतलब सभी को सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त करता जा रहा है कौन, ये अधिनियम आपका, ठीक है।
इस अधिनियम द्वारा कानून कोलकाता के निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत रख दिया गया। अब देखिए, मैंने बताया कि 1773 में क्या हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय कोलकाता में बनाया गया है। तो यही कोलकाता के अंतर्गत जितने भी निवासी हैं वहाँ के, उनको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। और इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई दोस्तों कि न्यायालय में हिंदुओं को निजी कानूनों के हिसाब से हिंदुओं को तथा मुसलमानों के निजी कानूनों के हिसाब से मुसलमानों को वाद या मामले तय करने के अधिकार मिल गए थे। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको यहाँ देखिए 1784 में, है ना, अधिनियम के अंतर्गत ये अधिनियम आया 1781 के बाद। तो इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी जो आपको थोड़ा सा देखने को पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मैंने बताया रहा था कि वहाँ पर कोलकाता के निवासियों के लिए व्यवस्था कर दिया गया और उनको क्या किया, हिंदू है तो हिंदू के हिसाब से कानून बनेगा और मुसलमान है तो मुसलमान के हिसाब से कानून बनेगा। फिर देखिए यहाँ इसने कंपनी की राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। मतलब राजनीतिक और वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक वाला संबंधित मामले हैं वो दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए। इसको याद करते चलिएगा दोस्तों, इसको 3 से 4 बार अगर आप देखते हैं, इसको नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ किया गया। ठीक है, देखिए पहले क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया, फिर क्या कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कर दिया। तो दोनों एक साथ चलने लगे तो क्या हुआ, यहाँ पर द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। ठीक है, फिर देखिए नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति दी थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीन अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। मतलब उसकी अध्यक्षता कर सकती है और उनका नियंत्रण कर सकती है। कौन, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों 1786 का अधिनियम आया। तो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया या नियुक्त किया गया। तो ये 1786 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पद को स्वीकार करने के पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्त मांगे रखी थी कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णय को अधिभावी करने या न मानने का अधिकार हो। मतलब उसको मान सकता है और नहीं भी मान सकता है, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, फिर देखिए उसने सेनापति या कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए, ये 2 शर्त इन्होंने माना था। ठीक है, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में इनके, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए 1993 का चार्टर कानून, है ना। तो यहाँ देखिए 1993, 1813 और 1833 और 1853, ये चारों क्या हैं, आपके चार्टर कानून के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी विशेषताएं अगर देखें तो इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई शर्तों को भविष्य के गवर्नर जनरल के लिए विस्तारित कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1786 में गवर्नर जनरल बन के आए तो इन्होंने क्या किया, तो जिस अधिकार को वो मांगे थे 2 शर्त, उसको इन्होंने सभी गवर्नर जनरल जो आने वाले हैं उनके लिए क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए इसने भारत पर व्यापार के अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए क्या कर दिया था, बढ़ा दिया था। ठीक है, एक प्रकार से अगर देखें तो ये तानाशाह बनकर आया था क्योंकि शर्त मान लिया था, किसी को माने या ना माने करके, तो इन्होंने तानाशाही के जैसे इन्होंने क्या कर दिया, पूरे जो 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया था, भारत पर व्यापार के अधिकार को बढ़ा दिया गया था, है ना। और क्या कर दिया था, जो भी उन्होंने मांग रखी थी उनको आने वाले भविष्य के गवर्नर जनरल के लिए क्या कर दिया था, लागू कर दिया गया था। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, तो इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल इन काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया। मतलब जो काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता प्राप्त की थी उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, ये चार्टर कानून, तो इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार का अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, वहां पर 20 वर्ष के लिए लागू किया गया था, तो यहाँ पर क्या कर दिया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर कानून में। तब भी इस कानून के ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार की कंपनी अधिकार को बाहर रखा। मतलब बाकी जितने व्यापार थे उनको क्या कर दिया, ये बंद कर दिया, और चाय और चीन के साथ व्यापार को क्या कर दिया था, एक अधिकार लागू रखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बना है आपका, ये चाय वाला और व्यापार वाला, है ना। तो ये आपका 1813 का चार्टर एक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, वहाँ 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया गया, ये इंपॉर्टेंट रखा है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते चलूंगा दोस्तों। तो इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति की गई। मतलब कहने देखे तो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दिया गया। ठीक है, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। तो यहाँ से 3-4 टॉपिक क्वेश्चन बन सकते हैं कि चार्टर एक्ट के 1813 के तहत कौन सा कथन सही नहीं है करके। ठीक है, तो यहाँ कैसे दे सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, तो इस कानून ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार कंपनी के अधिकार को बनाए रखा या बहाल रखा, ये पहला बन सकता है। दूसरा, इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत के आकर प्रबुद्ध करने के लिए अनुमति प्रदान की, दूसरा हो सकता है। तीसरा, पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी गई। तो इसको दे सकता है 1 सही है, 1 और 2 सही है, 1, 2, 3 सही है, या 1, 2, 3, 4 ये तीनों सही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आप देखेंगे इसका जब एमसीक्यू सीरीज लाएंगे तो। ठीक है, फिर देखिए 1833 चार्टर एक्ट देखेंगे, चार्टर एक्ट। तो ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम बहुत निर्णायक कदम था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इनके बारे में। तो देखिए इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि इस कानून ने बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 में क्या हुआ,
बंगाल के गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये क्वेश्चन में आया है ना। फिर देखिए चार्टर एक्ट 1833 में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया, बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए 1853 का चार्टर एक्ट देखते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ 1853 चार्टर एक्ट में, तो यहाँ संवैधानिक निकाय की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें क्या कर दिया, विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। भारतीय सिविल सेवा के संबंध में 1854 में मैकाले की समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसी एक्ट के तहत भारत में संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हुई दोस्तों, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, देखिए आज तक हम लोग यही बस पढ़े हैं, यही तक। ये है नेक्स्ट सम्राट का शासन। ठीक है, तो सम्राट का शासन को देखते चलेंगे कि बंद करें, चलो देखते हैं यार, आपको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों सम्राट का शासन क्या हुआ 1858 से 1947 तक चला। इस तहत क्या क्या हुआ उसको देखते चलेंगे। तो देखिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या हुआ, तो इस अधिनियम के निर्माण के समय अगर देखें तो 1857 में क्या हुआ, विद्रोह हुआ, है ना। इसके पश्चात किया गया जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के शासन को अच्छा बनाने के लिए वाला अधिनियम के नाम से इसे प्रसिद्ध इस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी ने समाप्त कर दिया, और गवर्नर और क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं थी। अगर इसमें अगर देखें तो इसमें क्या किया, पहले गवर्नर जनरल के शासन होता था, ठीक है, लेकिन उसको क्या कर दिया, है ना, सबके क्षेत्रों को क्या कर दिया, राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है, मतलब राजा इस पे क्या करता था, शासन करता था। ठीक है, देखिए इस नियम के अनुसार भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। मैंने बोला ना राजशाही को दे दिया, तो महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक है, 1858 का जो एक्ट है वो याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये आपका भारत का वायसराय बना गया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत दिया गया पद, है ना, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वायसराय में भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। मतलब जो वायसराय होता था वो भारत के ब्रिटिश ताज के क्या करता था, ब्रिटिश ताज के अधीन कार्य करता था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर देखिए इसी में इस अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि द्वैत शासन प्रणाली समाप्त कर दिया किस तहत, तो 1858 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा कि एक नए पद भारत के राज्य के सचिव का सृजन किया गया। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है कि भारत के राज्य का सचिव किस अधिनियम के तहत लिया गया है करके। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया, जो एक सलाहकार परिषद थी जिसके अध्यक्ष भारत के राज्य सचिव को बनाया गया। ठीक है, ये राज्य सचिव पद नए नियुक्त करने के साथ साथ इन्होंने क्या किया, राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो भारत के तीनों दंड संहिता, ये याद रखना है कि क्या क्या लागू हुआ। तो तीनों दंड संहिता, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, सीपीसी सेंट्रल प्रोविजन कोड, है ना, पिनल कोड, है ना। फिर उसके बाद देखिए सीआरपीसी, ये सब आपका क्या तो लागू हुआ दोस्तों। ठीक है, इसका फुल फॉर्म मेरे को पता नहीं है ना, आईपीसी का बस पता है इसलिए मैं बता दिया। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा देख लेना इसको। भारत का पुलिस कंडक्ट कोड लागू हुआ, है ना, इसका कोड लागू हुआ। फिर देखिए भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको देख लेके कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गवर्नर जनरल के कार्यकारी सदस्यों का विस्तार करके 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। पोर्टफोलियो पद्धति की शुरुआत हुई। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ भी देखिए, तो इसे बिना विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने का क्या कह दिया, अधिकार दिया गया, और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। मतलब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बजट पर बहस करने की शुरुआत किस अधिनियम से दिया गया है। ठीक है, बल्कि अगर देखें तो भारत में 1860 से पहले क्या कर दिया था, बजट का प्रावधान लागू कर दिया गया था, लेकिन बहस करने का अधिकार कब कर दिया, ये 1892 में। ठीक है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, मतलब अतिरिक्त संख्या के बढ़ाए गए। ठीक है, लेकिन फिर देखिए 1909 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय क्या थे, लॉर्ड मार्ले क्या थे, इंग्लैंड के में भारत के राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो क्या थे, भारत के वायसराय थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई। क्या क्या गया, इसमें केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 60। तो देखिए 60 में 27 निर्वाचित होते थे और 33 मनोनीत होते थे।
ठीक है, तो इनमें निर्वाचित को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान दिया गया। मतलब इसमें पहली बार किसी को गवर्नर जनरल के इतने नज़दीक आने का मौका दिया गया। तो देखिए, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया। इन्हें विधि का सदस्य बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस टॉपिक में इसको या किस पॉइंट से इसको दिया गया। ठीक है, विभाग इसको दिया गया, तो विधि विभाग से ये संबंधित थे। ठीक है, भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुआ कब से? 1909 से। सांप्रदायिक निर्वाचन की भी शुरुआत यहाँ से प्रारंभ हुई। ये सांप्रदायिक मतलब धर्म के हिसाब से, हिंदू मुस्लिम के हिसाब से। ठीक है, निर्वाचन शुरुआत किया। यही तो भारत में भांडा फोड़ दिया था ना कि ये हिंदू मुस्लिम की यहीं से शुरुआत होना, विवाद शुरू होना गया। ठीक है, फिर देखिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम अगर देखें तो इस कानून व्यवस्था को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो देखिए मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये भी याद रखने का। ठीक है, फिर देखिए केंद्रीय विधायिका को द्विसदनीय बना दिया गया, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधान परिषद। ठीक है ना, मतलब द्विसदन की यहाँ व्यवस्था किया गया। केंद्रीय परिषद, राज्य परिषद, मतलब अगर बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की यहाँ पर बना गया था। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने नीचे में दिया है इसको। तो प्रशासन के विषय को केंद्र व राज्य की सूची में बांटा गया। मतलब अगर केंद्र सूची, राज्य सूची के गठन यहीं पर किया गया। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई एवं महिलाओं को पहली बार मताधिकार का प्रदान दिया गया। तो 1919 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्विसदनीय राज्य परिषद और केंद्रीय परिषद की गठन हुआ है ना। विषयों को राज्य सूची और केंद्र सूची में बनाया गया, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली शुरू किया और पहली बार महिलाओं को क्या कर दिया था? मत देने का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं फिर इसी में। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में बोले लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया करके। ठीक है, फिर देखिए 1926 में लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, फिर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन बाहर वापस जाओ ऐसे करके, जो इस समय क्या हुआ था भारत में, है ना। तो क्या बोले हैं 1919 में 13 अप्रैल 1919 में क्या होता था? आपका एक बगिया क्या बोलते हैं उसको, अरे यार उसको याद नहीं आ रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, थोड़ा सा भूल गए थे दोस्तों। ठीक है, तो उसी के लिए आए थे कमीशन, साइमन कमीशन वगैरह का गठन किया गया था। तो इसके लिए वापस जाओ करके ये अधिनियम इसी के तहत बनाया गया था। ठीक है, थोड़ा सा भूल गया ना, हिस्ट्री थोड़ा क्या ही अभी दूसरा चैप्टर पर है तो भूलने की आदत हो जाता है, सब भूल जाते हैं ना। फिर देखिए 1932 ईस्वी में क्या किया गया? अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की, इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिकता अवार्ड, ये है ना दोस्तों, ये अवार्ड है। ठीक है, अवार्ड के नाम से जाना गया। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, है ना। तो यहाँ देखिए भारत शासन अधिनियम 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका लगभग 75% यहीं से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी संस्था सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ये एक नहीं, हिंदी में एक लिख लेना। ठीक है, इसको एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज का समूह था जिसमें क्या है 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए क्या है, तो राज्यों से द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लाया गया। ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये बर्मा है ना, ये बर्मा को क्या कर दिया गया? भारत संघ से अलग कर दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था विस्तार किया गया। मतलब दलित जाति, महिला और मजदूर के लिए अलग से क्या है? निर्वाचन की व्यवस्था किया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए 1935 में रिजर्व बैंक के स्थापना की, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा कब किया गया है, तो किस डेट को किया है आपको याद रखना है, कितने तारीख को, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फिर देखिए न्यायालय के प्रबंधन के लिए सर्वोच्च संघीय और उच्चतम न्यायालय का गठन 1937 में किया गया। ठीक है, भारत में तो ये दिल्ली में किया गया है। ठीक है, पहले क्या था, वो कोलकाता में किया था 1773 में, है ना। फिर देखिए भारतीय संविधान का लगभग 75% भाग यहीं से लिया गया है। देखिए दोस्तों, अगर इसको पढ़ना चाहें तो बहुत विस्तृत है, क्योंकि 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां हैं, लेकिन हमको जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको पढ़ते चले गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो इसकी अगर चर्चा करें तो 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने, केटली हो गया सॉरी दोस्तों ना, ये इटली है, एटली है। ठीक है, ये याद रखना, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है करते करते, है ना, आखिर चूंधी आ जाता है जी, है ना। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि
30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात किया दोस्तों। ठीक है, जैसे ही अंग्रेजों ने घोषणा किया कि हम लोग भारत को छोड़कर चले जाएंगे, तो इन्होंने मुस्लिम लीग ने क्या किया, एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की क्या कर दी, बात कही। तो अगर देखें 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को क्या किया, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या घोषणा किया दोस्तों कि इस योजना की पेश की और जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। और इसी दिन क्या किया दिया था, फिर भारत क्या है, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश वो ब्रिटिश संसद ने 4 जुलाई 1947 को क्या किया, पेश किया और 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, ये राजशाही दिशा संतुष्टि मिली, राजशाही द्वारा हस्ताक्षर किया गया और यह अधिनियम लिखा गया नहीं, अधिनियम 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, ये लागू हुआ दोस्तों। ठीक है, हाँ चलिए फिर देखते हैं लागू हुआ मतलब। अब आगे इसकी विशेषताएं देखते चलेंगे। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं में अगर देखें तो इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश राज समाप्त 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। 21 नहीं, ये इस अधिनियम है। ठीक है, इस अधिनियम के भारत विभाजन कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार दोनों डोमिनियन में राज्यों में संविधान सभा को अपने देशों के संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी गई। यहाँ तक कि इन सभाओं को यह शक्ति दी गई कि ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, ये उसको भी क्या कर सकता था, निरस्त कर सकता था। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते चलेंगे तो ये है आपका 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत का में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां 2 नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने रहे तथा उन्होंने ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कर दिया दोस्तों, भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन में संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये आपका थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थ्योरी है, थोड़ा सा अस्कट लगेगा पढ़ने में, आप इसको थोड़ा सा देखते चलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि अंतरिम सरकार 1946 में कौन किस किस विभाग को मिला गया था। ठीक है, तो सदस्य देखिए और आधारित विभाग देखिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले क्या है यहाँ पर पद धारित किया गया था। ठीक है, पंडित लिखना भूल गया दोस्तों, है ना। फिर देखिए भूल जाते हैं क्या कि थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है ना। फिर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या है, तो गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। ये अंतरिम सरकार में है ना, और प्रथम मंत्रिमंडल में कुछ अलग अलग व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या है, खाद्य एवं कृषि विभाग। जान मथाई को उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। जगजीवन राम को क्या है, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया था। तो देखिए जीवन भर हमको क्या करता है, श्रम करना पड़ता है ना। तो यहाँ से याद रखिए जीवन भर है ना, राम को संघर्ष करना पड़ा, श्रम करना पड़ा है ना। तो यहीं पास रखिए जीवन भर क्या करना है, इस जग में जीवन भर क्या करना है, श्रम करना पड़ता है। ऐसे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, भाई जिसके पास बल होगा वही क्या करेगा, रक्षा करेगा। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। CH भाभा कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग। लियाकत अली खान वित्त विभाग से संबंधित है। अब अरबदू रव निस्तार, ये निस्तार में ऐसा रहेगा ना, सलजम का सर रहेगा। ठीक है, ठीक है। डाक एवं वायु विभाग था। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन विभाग। C राजगोपालाचारी क्या है, शिक्षा और कला क्षेत्र में ये संबंधित थे। ठीक है, फिर देखिए आई चुंदरीगर, ये क्या है, वाणिज्य विभाग से संबंधित थे। और गजनफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री थे। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि के मंत्री थे। ठीक है, ये आप इतना याद रखिएगा, लेकिन इससे पहले इसको याद रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मुख्य रूप से याद करना है ये स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए पंडित जवाहरलाल, ये पंडित है ना भाई, ठीक है, ये पंडित है। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या है आपका प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध, ये सब इसको मामले दिए गए हैं। ठीक है, फिर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो गृह विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग और राज्यों के मामले क्या है, इनको मिले गए। केंद्र के मामले जवाहरलाल नेहरू जी को मिले गए। ठीक है, फिर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या मिला, खाद्य एवं कृषि, मतलब ये कुछ चेंज नहीं हुआ है। अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग मिला। तो पहले शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, अबुल कलाम आजाद माने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए आता है नेक्स्ट जॉन मथाई। तो जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन, ये क्वेश्चन में बहुत आए हैं ये सब ना, ये सब क्वेश्चन में अपने समय में बहुत आए हैं, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करते चलिए। ठीक है, RK षणमुगम शेट्टी, ये वित्त विभाग से संबंधित है, इसको याद रखिएगा, इसको बार बार पढ़िएगा ना, थोड़ा सा याद हो जाएगा ना। फिर देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये विधि विभाग से संबंधित है, विधि मंत्री, मतलब इन्होंने ही क्या किया, संविधान को बनाया है, तो इन्हें क्या कर दिया, ये विधि मंत्री बनाया गया है, कानून मंत्री। ठीक है, वर्तमान में कानून मंत्री बोलते हैं ना, वही। ठीक है, आप कमेंट में कीजिए वर्तमान में कानून मंत्री कौन है करके। ठीक है, फिर देखिए जगजीवन राम, ये क्या जग में जीवन भर क्या करता है, श्रम करना
पड़ता है राम को, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। सरदार बलदेव सिंह, तो बलदेव सिंह जिसके पास बल रहेगा वही क्या करेगा, रक्षा करेगा, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर, ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली महिला है जो क्या है किसी मंत्री विभाग से संबंधित थे स्वतंत्र भारत में। कौन है ये, स्वास्थ्य मंत्री मानी गई है, ठीक है। फिर देखिए CH भाभा, ये वाणिज्य मंत्री ही रहे हैं। रफ़ी अहमद किदवई, ये भी इंपॉर्टेंट है, संचार मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उद्योग एवं आपूर्ति विभाग से संबंधित है, ठीक है। फिर देखिए नरहर विष्णु गाडगिल, है ना, तो ये क्या है आपके कार्य, खान और ऊर्जा संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ये रहा आपका भारत का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जिसे हमने पूरे एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए, उम्मीद है दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।